हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, बस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों उत्तल लेंस हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है L1 L2, यानी कि जब दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। एक्चुअल में जब कॉन्टैक्ट में इनको रखा जाता है तो फोकस दूरी ही इनकी निकाली जाती है। तो इस तरह से आपको हो सकता है क्वेश्चन मिले कि जब दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हों और उत्तल हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से फिगर बनेगा। इसके अबाउट में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि माना L1 L2 दो उत्तल लेंस हैं जो चित्रानुसार संपर्क में कोएक्सियल यानी कि समाक्ष रखे गए हैं, अर्थात जिनके मुख्य अक्ष एक ही हैं, एक ही अक्ष पे इनको रखा गया है। माना L1 से U दूरी पर एक बिंदुवत वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी गई है। ये O क्या है? बिंदुवत वस्तु है जिसको मुख्य अक्ष पर L1 के सामने रखा गया है। जब यहाँ पे L2 नहीं होता, अगर L2 को यहाँ पे एब्सेंट मान लिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता वो कहाँ बनता? I डैश पर। और I डैश की दूरी L1 से कितनी है? V डैश है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। आप उतना अबाउट में लिख लीजिएगा, मैं आगे की पॉइंट आपको यहाँ पे बताता हूँ। यदि L2 नहीं होता तब O का इमेज I डैश पर बनता। ये हो जाएगा आपका। अगर L2 नहीं होता तो सीधा इसका जो अपवर्तन होता वो इसी पॉइंट पे जाके मिलता। अब यहाँ पे अगर ये केस मिलती है तो आप यहाँ से इस दूरी को भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। माना I डैश की L1 से दूरी कितनी है? V डैश है। तब अपवर्तन के सूत्र से पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। आपको अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के लिए डिराइव कराया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इन वीडियो को भी देख पाएंगे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट में बताया गया है। तो अब ये जब सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1/f1 सपोज कर लीजिएगा। जब लिखिएगा, माना L1 की फोकस दूरी f1 है और L2 की फोकस दूरी f2 है, ऐसा आप मानेंगे। तो अगर इसकी फोकस दूरी आप लिखते हैं f1 और इसकी f2, तो यहाँ से पहले लेंस के लिए बात किया जा रहा है। तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v के स्थान पे आप v डैश रखेंगे, क्योंकि पहले लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है अगर L2 नहीं होता तब कितना होता? v डैश होता। तो यहाँ पे आप रखेंगे v डैश माइनस 1/u। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर से एक बार इसको समझिए। अगर L2 नहीं होता तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता वो कहाँ बनता? I डैश पे। इसलिए यहाँ पे रखा गया क्या? प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी है? v डैश है। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। परंतु I डैश L2 के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का कार्य करेगा।
ये कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। इस फिगर को अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये वाला सरफेस जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये लग रहा है कि हम लोग गोलीय पृष्ठों पे अपवर्तन के लिए सूत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती, यानी कि कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो ये जाती तो थोड़ा सा बेंड होती। अब इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते, इस सरफेस को केवल आप देखिए, तो बैकवर्ड जब एक्सटेंड करते तो यहाँ पे आके आपको इमेज मिलता। लेकिन आई डैश रियल में क्या है कि पहले सरफेस से इस सरफेस की बात की जा रही है। इस वाले सरफेस को ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर हो रहा है कुछ ऐसा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है इस तरह से, और इसका अपवर्तन फाइनल यहाँ पे हो रहा है, तो आई डैश किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए, L2 के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये जब ऐसे जाता और यहाँ से ये जैसे ही लेंस में इंटर करता, ये वाली रे जब ये ऑब्जेक्ट होता L2 के लिए जैसे ही इंटर करता तो इसका क्या हो जाता, अपवर्तन। और अपवर्तन अगर होता तो थोड़ा सा ये बेंड हो जाता। अब ये बेंड हुआ तो इसको हम थोड़ा सा बैकवर्ड जब एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे आके इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज मिल जाएगा। तो यही केस यहाँ पे अप्लाई की जा रही है, यानी कि लेंसों के लिए जो अपवर्तन सूत्र आप पढ़े थे उसका भी यूज यहाँ पे है, और यहाँ पे गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का कॉन्सेप्ट भी सामने आ रहा है। तो आई डैश L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ पे अगर ये आई डैश L2 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तब इस केस में आपको क्या मिलेगा, दूसरे लेंस के लिए U क्या हो जाएगा, यानी कि L2 के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट जब है तो U इसके लिए बनेगा V डैश, और V की वैल्यू ऑलरेडी V है। तो यहाँ पे वस्तु का कार्य करेगा पुनः अपवर्तन के सूत्र से। जब ये अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा 1/f2। सेकंड के लिए फोकस दूरी कितनी है, f2 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू यही रहेगी माइनस 1/u, ये v डैश। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जब ये आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट में ऐड होगी, राइट वाली साइड राइट में। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u इज प्लस यहाँ पे लगाते हैं प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको कितना मिला, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इतने के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है 1/f लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी है, लेंसों की फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। अब यहाँ पे ये आपको एक फार्मूला मिल गया संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी निकालने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, ये दोनों लेंस उत्तल हैं तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर ये धनात्मक है तो जो कंबाइन करने के बाद फोकस दूरी मिली है ये भी धनात्मक ही होगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ऑलरेडी ये साइन पॉजिटिव है तो हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। अर्थात ये कि यदि दोनों लेंस उत्तल हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। ये आपका कंक्लूजन है, इस फार्मूले से आप दे सकते हैं फिगर को देखते हुए। अभी यहाँ पे
ये नेचर बताया गया है कि फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। ये चीज़ आप अपने फिगर को और इस फार्मूले को देखकर आसानी से बता सकते हैं। अभी लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस था। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब दोनों लेंस अवतल हों तब क्या होगा। जब दोनों लेंस क्या हों, अवतल हों, अवतल हों, तब इस केस में आपको अगर ये माने कि F1 और F2 किसकी फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, तो F1 का नेचर भी नेगेटिव होगा और F2 का भी नेगेटिव होगा। तब यहाँ पे आपको जो संयुक्त फोकस दूरी मिलती वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, यहाँ पे माइनस के साथ में, प्लस 1/f2, ये भी माइनस के साथ में। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू माइनस कॉमन 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा मिलता आपको। तो इसको आप ऐड करते अंदर जो भी आता, लेकिन इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो संयुक्त फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती, अर्थात जो संयुक्त लेंस बनता वो अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करता। जबकि यहाँ पे दोनों फोकस दूरी पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे जो संयुक्त फोकस दूरी आई है वो भी पॉजिटिव है। मतलब संयुक्त लेंस यहाँ पे जो है वो संयुक्त होने के बाद उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करता। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, अतः संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा, भांति ही व्यवहार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी जो संयुक्त फोकस दूरी है वो ऑलरेडी नेगेटिव आएगी। 1/f की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे समथिंग कुछ वैल्यू जो आएगी इनको ऐड करने के बाद। मैं यहाँ पे एक तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसको आपने सॉल्व किया समथिंग, मैं एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि आपको बात समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये आता 1/20, ऐसा कुछ आ जाता 1/20, लेकिन इसके सामने क्या लगा है, माइनस। बस ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आती, -20। अब ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में लिखते। अब यहाँ पे ये अगर माइनस आ गया है तो आप जनरली बोलेंगे कि ये क्या है, अवतल लेंस है। सेम एज आप पहले वाले का भी कर सकते हैं। अब ये तो आपकी दूसरी केस हो गई जब दोनों लेंस अवतल हों। तीसरी केस में आप क्या कर सकते हैं, तीसरी केस में जब आप एक अवतल मानिए एक उत्तल मानिए, तीसरी केस में जब पहला लेंस आपका क्या हो, अवतल, और दूसरा उत्तल हो। जब पहला अवतल और दूसरा उत्तल होगा, ये भी आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि जब पहला लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो तब क्या फोकस दूरी आएगी, ये आप कंक्लूज करके यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब पहला लेंस आपका उत्तल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, अवतल, तो इस केस में भी आप बता सकते हैं। तो हम यही वाला बताते हैं आपको। ये सेकंड वाला भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक को अगर आप समझ गए तो आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे, पहला वाला उत्तल और दूसरा वाला अवतल अगर इस तरह से है तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी वो आपको बताना है। तो अगर उत्तल है पहला तो F1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। और अगर दूसरा वाला आपका अवतल है तो F2 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे F2 के सामने नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1। ये किसके साथ में रखना है, पॉजिटिव के साथ में, प्लस 1 कितना, F2। ये F2 आपका बनेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू -F2 प्लस F1।
और यहाँ पे डाउन साइड में आप लिख सकते हैं F1 इंटू F2, लेकिन माइनस सिंबल के साथ में। एलसीएम यहाँ पे लिया गया है, इसको आप अगर उल्टा करके लिखेंगे तो F इज इक्वल टू, मतलब F की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा माइनस F1 F2 बाई कितना, यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 माइनस F2, ऐसा मिल जाएगा। ये आपकी संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी। अब यहाँ से आप ये वाला माइनस ख़त्म कर सकते हैं, अगर नीचे माइनस कॉमन करें तो आपको मिल जाएगा F1 F2 बाई कितना, F2 माइनस F1। देखिए यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और ये माइनस जो यहाँ पे कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो F की ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई कर लें। कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकती हैं? जब F1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, F2 होगा। जब F1 इज़ ग्रेटर देन F2 होगा तब जो संयुक्त फोकस दूरी है वो क्या होगी। आप साधारण तरीके से सोचें, यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह तो है नहीं माइनस का, तो ये दोनों ऑलरेडी जो भी रहेंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। F1 इंटू F2 ये आप किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से आप बता सकते हैं आसानी से कि F1 अगर बड़ा है F2 से तो F2 माइनस F1 ये क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो F भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख सकते हैं आप, एक माइनस अगर यहाँ पे आपको मिल गया है यानी कि ये बड़ा होगा F1 और F2 आपका छोटा होगा, तब इस केस में जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 3 है, तो आप लैप्स करते तो आपको कितना मिलता, -2, और -2 को जब इसके साथ लगाते डिवाइड करने के बाद तो माइनस में ही आंसर आपको मिलता। अब माइनस में अगर आंसर मिलता तो किसका आंसर मिलता, F का, तो F भी आपका क्या होता, नेगेटिव। और इस दशा में संयुक्त लेंस किस तरह से व्यवहार करता, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता। संयुक्त लेंस एक अवतल लेंस होगा, आप ये बता सकते हैं। और ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसकी जो संयुक्त फोकस दूरी मिली है वो नेगेटिव मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी केस देख लीजिए। जब यहाँ पे आपने बताया कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 है, अभी F2 को ग्रेटर मानिए और F1 को लेसर मानिए। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब F2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, F1, तब F2 माइनस F1 ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आपके सामने जो फार्मूला था वो ये था, F इज इक्वल टू F1 F2 बाई कितना, F2 माइनस F1। तो F2 अगर ग्रेटर है, F1 छोटा है, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में। तो अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो हर और अंश दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट जो आएगा F का, सपोज X आया तो X भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में X आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो संयुक्त लेंस बनेगा वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ये आपको इस फोकस दूरी के कारण पता चल रहा है, क्योंकि आपको फोकस दूरी धनात्मक मिल गई है। जो संयुक्त फोकस दूरी है वो धनात्मक मिल गई है, जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि संयुक्त लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस होगा, मतलब उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ पे अगर आप ये लिखें कि संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे आप उसमें लिख सकते हैं कि संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा लिखना।
अब आपको तीसरी केस भी मिल सकती है। थर्ड केस क्या है कि अगर हम माने इफ़ f1 इज इक्वल टू f2, यानी कि पहले और दूसरे लेंस की फोकस दूरियां जो हैं वो बराबर हैं, तब क्या होगा? तब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f2 के केस में जब ये होगा तो f2 माइनस f1 शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 होगा। आपको अगर ये 5 मिल गया, ये भी 5 मिल गया, तो आप बताएंगे क्या है, ये वैल्यू 0 के बराबर है। तब यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी वो f1 बाई f2 और डिवाइड बाई 0, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसकी फोकस दूरी होती है? एक समतल प्लेट की, है ना। संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ फार्मूले से, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको इसमें थोड़ा सा और फोकस करना है कि समतल अगर प्लेट है तो उसकी फोकस दूरी कितनी मानी जाती है? इन्फिनेटिव। या समतल दर्पण की बात करें तो उसकी भी फोकस दूरी आपको इन्फिनेटिव बताना होता है। तो उसी तरह से जो कंबाइन लेंस आएगा वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे आप किसके कॉम्बिनेशन में ये पढ़ रहे हैं, ये सभी केसेस, ये आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आप जो डिराइव किए थे, इसमें पहला लेंस आपने क्या माना था? उत्तल माना था, और दूसरा वाला अवतल माना था। फिर इस पे आपने 3 कंडीशन बनाई और उन कंडीशंस को भी अप्लाई कर दिया। ना कि आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे कि जब दोनों लेंस उत्तल थे या दोनों अवतल थे, उस जगह पे ये सभी कंडीशंस अप्लाई नहीं की गई हैं। ये तब की कंडीशन आपको बताई जा रही है जब एक लेंस आपका उत्तल है और दूसरा वाला अवतल है। या आप इसी तरह से पहले वाले अवतल लेंस के लिए और दूसरे वाले उत्तल लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए बात कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें भी ये 3 केसेस अप्लाई करें और रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। रिजल्ट आप कहाँ से डिसाइड करेंगे? संयुक्त फोकस दूरी जो आएगी, इसका आप चिन्ह देखेंगे और चिन्ह के अकॉर्डिंग ही आप वो लेंस किस तरह से व्यवहार करेगा जो संयुक्त लेंस होगा, उसकी फोकस दूरी को आप देखकर ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको ये सभी चीज़ें हमने विद एग्जाम्पल समझ लीजिए बताया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा संयुक्त क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त लेंसों की क्षमता जो अगर आप निकालेंगे, संयुक्त लेंसों की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंसेज, जब वो कंबाइन हो तब क्या बनेगा? अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है ये कि इसका यूज कहाँ होता है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपने पढ़ा तो इसका यूज कहाँ होता है? कभी कभी क्या होता है कि जब चश्मे में लेंस छोटे होते हैं और आपको फोकस दूरी बढ़ानी होती है या घटानी होती है, या लेंस बड़ा है जिसकी फोकस दूरी बढ़ी है, तो आपको फोकस दूरी घटाने या बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि उनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो फोकस दूरी घट सकती है, बढ़ सकती है, ये हो सकता है। या फिर आप जब प्रैक्टिकल्स यूज करेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 उत्तल लेंस हैं या 2 अवतल लेंस हैं, उनसे फोकस दूरियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपको समान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस दे दिए जाएंगे और समान फोकस दूरी के अवतल लेंस भी हो सकते हैं, या एक अवतल एक उत्तल हो सकता है जिनकी फोकस दूरियां समान रहें। तो उस केस में आपको फोकस दूरी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप यूज भी आप समझ गए होंगे। या यूज में आप ये भी बता सकते हैं, जैसे आपके पास एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, आपको इनको कंबाइन करके एक उत्तल लेंस या एक अवतल लेंस बनाना है जिसकी फोकस दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पे भी इस कॉम्बिनेशन मेथड से जो फार्मूला मिला है इसका यूज करके आप बता सकते हैं कि इनका यूज कहाँ पे किया जाएगा। बाकी दोनों अगर अवतल लेंस हैं, उत्तल लेंस हैं, तो वहाँ पे कम या ज़्यादा फोकस दूरी के लेंसेज कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं।
तो आप इनका यूजेज यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते हैं उनमें इनका ज़्यादा यूज किया जाता है, लेबोरेटरीज़ में भी इनका यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संयुक्त लेंसों की क्षमता क्या होगी। हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हम लोग दोनों उत्तल लेंसों के लिए जब उनको जोड़ा गया ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/f1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है P1, 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है P2 और 1/f इज इक्वल टू P हो सकता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब लेंस की क्षमता हमने आपको बताई थी, लेंस की क्षमता का मतलब समझ रहे हैं ना आप। जैसे कहते हैं कि इतने पावर का लेंस है, तो पावर को मेजरमेंट करने के लिए फोकस दूरी पता होनी चाहिए और इसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। यानी कि लेंस की क्षमता की यूनिट की बात कर रहे हैं, ये डायोप्टर होती है। अगर आप मीटर में फोकस दूरी माप रहे हैं तो डायोप्टर लिखेंगे, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज 1/f ये आपका सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें। तो जब यहाँ पे मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, वही 100 अंश में चला जाएगा और यहाँ पे f किस में हो जाएगा मीटर में। अब इसका जो मात्रक है वो डायोप्टर हो जाएगा, जिसे d से लिखते हैं। तो यहाँ से अगर ये चीज़ आप लिख सकते हैं तो संयुक्त लेंसों की क्षमता क्या हो जाएगी P इज इक्वल टू, इसको कोई समीकरण मान सकते हैं एक। समीकरण एक में P1 P2 का मान रखने पर तो P इज इक्वल टू आपको मिलेगा P1 प्लस P2, ये मिल जाएगा। अगर बहुत सारे लेंसेज हैं, n लेंसेज हैं सपोज, और उनको जोड़ा गया है तो ये वैल्यू आपकी कहाँ तक जाएगी P1 प्लस P2, ऐसे कहाँ तक जाएगी Pn तक। अब यहाँ पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो लेंस बना वो अवतल है कि उत्तल है, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है अवतल की वो नेगेटिव होती है और उत्तल की पॉजिटिव होती है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चाहे इस पे आधारित या फिर संयुक्त फोकस दूरी पर आधारित, तो आप चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद लेंस की क्षमता में जब चिन्ह परिपाटी आप लगाएंगे, ओवरऑल जो वैल्यू आपको मिलेगी उसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर। जैसे सपोज यहाँ पे P1 की वैल्यू हमने ले ली अभी 9D और P2 यहाँ पे लिया -7D, यानी कि पहला लेंस आपका उत्तल है और दूसरा अवतल है। इनकी संयुक्त क्षमता आपको बतानी है तो P इज इक्वल टू, विद साइन हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 2D। अब यहाँ से आप बताएंगे कि संयुक्त क्षमता हमारी पॉजिटिव है, इसलिए जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट पे आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।